गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विजेंद्र पोद्दार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो मॉडल पेपर 2 है हमारा। तो देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके लिए रीट, सीटेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और टेट एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिशु जन्म के समय किस संवेग को प्रकट करता है। यानी जो शिशु होता है वो जन्म के समय कौन सा संवेग प्रकट करता है, ये बताना है यहाँ पर। रोना, चिल्लाना, हंसना, खेलना, क्रोध। देखो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तब बच्चा सबसे पहले क्या करता है, क्रंदन करता है, यानी रोना और चिल्लाने का कार्य करता है। तो ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यानी बच्चा जन्म के समय जो संवेग प्रकट करता है वो कौन सा है, रोना और चिल्लाना। शिशु के संवेग रहते हैं, यही अब बताना है कि शिशु का जो संवेग है वो कैसे रहते हैं, ये बताना। सामान्य होते हैं, असामान्य होते हैं, अस्थिर होते हैं, आधे होते हैं। ये जो शिशु के संवेग क्या है, उसका जो व्यवहार, बालक जो व्यवहार करता है, क्रिया प्रतिक्रिया करता है, उनमें जो भी परिवर्तन होते हैं, किसी जो व्यक्ति की स्थिति है वो कैसे होते हैं, जो संवेग। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि जो शिशु होता है उसके संवेग अस्थिर होते हैं, यानी वो कोई स्थायी रूप धारण नहीं करते, उनमें परिवर्तन होता रहता है। कभी कुछ, कभी रोना, कभी हंसना, कभी चिल्लाना, ये सारे परिवर्तन होते हैं। यानी उनका जो संवेग है बालकों का, वो संवेग स्थायी नहीं होता। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके संवेगों में परिवर्तन आने लगते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बालक के संवेगात्मक विकास में योगदान रहता है। यानी बालक का जो संवेगात्मक विकास होता है उसमें किसका योगदान होता है, बालकों के जो संवेग है उनको विकसित करने में किन चीज़ों का योगदान है। विद्यालय के वातावरण का, शिक्षक का, संगी साथियों या समूह का, उपरोक्त सभी का। यही बालक के जो संवेग है उनको स्थायी करने व उनको विकसित करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। क्योंकि विद्यालय का वातावरण ही बालक के संवेग को स्थायी करता है, विकास में योगदान देता है। शिक्षक का भी बालकों के संवेग को विकसित करने में योगदान होता है, और जो उसके समूह है, संगी साथी होते हैं बालक के, वो भी बालकों के संवेगों को विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक के सामान्य रूप से प्रसन्न रहता है। ये जो बालक है सामान्य रूप से प्रसन्न होता है और दूसरों के प्रति उसका विद्वेष अस्थायी होता है। ये सामान्य रूप से तो बालक प्रसन्न रहता है और दूसरों के प्रति उसकी जो घृणा है वो अस्थायी होती है। ये किसका कथन है, एलिस क्रो का है, वाटसन का है, बर्कले का है, लॉक का है। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो किसने कहा था, ये एलिस क्रो ने कहा था। किसने कहा था, एलिस क्रो। ये आंसर हो जाएगा इसका। एलिस क्रो ने कहा था बालक सामान्य रूप से तो प्रसन्न रहता है और दूसरों के प्रति उसका विद्वेष अस्थायी होता है, यानी उसकी जो घृणा होती है वो अस्थायी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्र स्कूल से भाग जाता है, अतः इसके समाधान के लिए कौन सी विधि उपयोगी है। यानी बालक बार बार स्कूल से भागता है, विद्यालय आता है, स्कूल से भाग जाता है। खेल विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रश्नावली विधि, केस स्टडी विधि। तो यानी बालक के स्कूल से भागने के कारण क्या है उसका पता कैसे लगाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका आप। यही बालक किन कारणों से क्यों विद्यालय से भागता है इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो देखिए क्या कारण हो सकता है भागने का, इसकी जांच किस विधि द्वारा होगी। ये बालक विद्यालय से भागता है, इसके समाधान के कौन सी विधि उपयोगी है। देखिए खेल विधि से बालक के भागने का पता नहीं चलेगा, प्रयोगशाला विधि से भी नहीं पता चलेगा, प्रश्नावली विधि से भी नहीं। जब ये केस स्टडी विधि है, जो जीवन इतिहास विधि है व्यक्ति की, डी वाला आंसर है इसका।
केस स्टडी विधि, जीवन इतिहास विधि से बालक के स्कूल से भागने के कारणों का पता लग सकता है, क्योंकि उसके समाज में उसके माता पिता, संगी साथियों आदि से उसके बारे में व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। तब केस स्टडी विधि के आधार पर उसका पता लग सकता है कि छात्र के भागने का स्कूल से कारण क्या है। तो कौन सी विधि उपयोगी होगी यहाँ पर? केस स्टडी विधि या जीवन इतिहास विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, संबद्ध सहज क्रिया के सिद्धांत का संबंध है। संबद्ध सहज क्रिया के सिद्धांत का संबंध किससे है? रसायन विज्ञान से, शरीर विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से, काम शास्त्र से। यहाँ बताया संबद्ध सहज क्रिया, यानी जो संबद्ध सहज क्रिया व्यक्ति का जो किसी भी क्रिया के प्रति स्वभाव संबंधित हो जाता है, उसका संबंध किससे होगा ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। रसायन विज्ञान से होगा, शरीर विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से या काम शास्त्र से। देखिए संबद्ध सहज क्रिया के सिद्धांत का जो संबंध है मेरे प्यारे साथियों, वो किससे हो जाएगा? शरीर विज्ञान से। किससे हो जाएगा? शरीर विज्ञान से हो जाएगा, क्योंकि बालक का जो बालक या व्यक्ति होता है उसका किसी की भी क्रिया के साथ सहज संबंध स्थापित होना किसका होता है? शरीर का। जैसे आईपी पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव ने किस प्रयोग किए थे, किस पर प्रयोग किए थे ये बताना है। कुत्ते पर, बिल्ली पर, गधे पर, मटर पर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आईपी पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? ए आंसर हो जाएगा, कुत्ते पर प्रयोग किया था उसने। कब किया था? 1904 में। और अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था संबद्ध सहज क्रिया का सिद्धांत आईपी पावलोव ने, यानी कुत्ते को किसी भी क्रिया है लार घंटी के साथ संबद्ध करने का प्रयास कर दिया था। घंटी बजाना, भोजन देना और उसके कुत्ते की लार श्रावित होना, ये सारी क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित हो गई, तो इसे अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ये पावलोव ने सिद्धांत दिया था अपना 1904 में, और किस पर प्रयोग किए थे? कुत्ते पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 वर्ष के बालक को भौतिक विज्ञान की शिक्षा देना व्यर्थ है, क्योंकि वह सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं है। क्या नहीं है ये बताना है। ज्ञान, पुस्तक, परिपक्व, भोजन। यही 10 वर्ष का बालक है, उसे भौतिक विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से क्या नहीं है? परिपक्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वो भौतिक विज्ञान को सीखने के लिए परिपक्व नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो हमारे जो लिंक है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मेरे ईमेल या फेसबुक आईडी के जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी मेरा उसमें डला हुआ है, वहाँ पर भी आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं आपको कोई समस्या उत्पन्न हो। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम एक समय में केवल एक बात नहीं सीखते, यानी एक बार में केवल एक बात नहीं सीखते, हम सदैव बहुत सी बातों का ज्ञान साथ साथ सीखते हैं, यानी एक साथ हम कई बातों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ कौन सा नियम प्रभावी हो रहा है ये बताना है। अभ्यास वितरण का नियम, बहु अधिगम का नियम, मनोवृत्ति का नियम, तत्परता का नियम। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, कौन सा नियम लागू होगा यहाँ पर? आपको अंदाजा लग रहा होगा यहाँ पर, यानी एक साथ साथ एक ही बात नहीं सीखना, बहुत सी बातों को साथ में सीखना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सीखने का मतलब होता है अधिगम। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, बहु अधिगम का नियम यहाँ पर लागू होता है। ये जो नियम दिए थे वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। थॉर्नडाइक ने दिए थे, जिनमें थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौड़ नियम दिए थे। ये जो 3 मुख्य नियम है उनमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और बहुअधिगम का नियम, मनोवृत्ति का नियम, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? गौड़ नियमों के अंतर्गत है। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम बताए थे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? बहुअधिगम का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा,
थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचयिता कौन है, यानी थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है वो किसकी है ये बताना है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों। हिलगार्ड की, बार्सन की, थॉर्नडाइक की, जेम्स की। थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? देखिए थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के जो रचयिता हैं वो कौन है, लेखक हैं हिलगार्ड। कौन थे? हिलगार्ड ने थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वे घटक कौन से हैं जो अधिगम को प्रभावशाली बनाते हैं, ये बताना है। ये घटक, ऐसे घटक कौन से हैं जो अधिगम को प्रभावशाली यानी बनाते हैं, प्रभावित तो करते हैं? अवृत्त्यात्मक घटक, गामक घटक, कौशलात्मक घटक, उपरोक्त सभी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यानी अधिगम को प्रभावशाली बनाने में अभिवृत्ति का भी प्रभाव होता है, गामक व्यक्ति की जो गामक क्रियाएं होती हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है, और व्यक्ति के जो कौशल होते हैं, कौशलों में जो दक्षता होती है वो भी अधिगम को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक के अधिगम के अवरोध हैं, यानी बालक का जो अधिगम है यानी सीखने में अवरोध यानी बाधा उत्पन्न करता है। प्रेरणा का अभाव करेगा, बालक जब प्रेरित नहीं होगा तो भी बाधा उत्पन्न होगी। उद्देश्यहीनता यानी उसके कोई उद्देश्य नहीं होंगे तो भी। अदूरदर्शिता यानी उसकी अदूरदर्शी सोच, यानी वो दूर तक नहीं सोचने की जो क्षमता है वो भी अधिगम को प्रभावित करती है, और उपरोक्त सभी। तो यानी ये सारी जो बाधाएं, प्रेरणा का अभाव, उद्देश्यहीनता, अदूरदर्शिता, ये सभी बालक के अधिगम को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है, यानी अधिगम की जो क्रिया होती है, सीखने की जो क्रिया है उसको प्रभावशाली बनाना महत्वपूर्ण होता है किन कारणों से, यानी इनमें ये बताना कि कौन सी आवश्यक है, ये कारण कौन से? सुदृढ़ अभिप्रेरणा होनी चाहिए, यानी बालक अंदर से अभिप्रेरित होना चाहिए, यानी सीखने के लिए वो तत्पर होना चाहिए, अभिप्रेरित होना चाहिए। मूल प्रवृत्तियों का शोधन, बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनमें परिशोधन होना चाहिए, यानी स्थिति या परिस्थिति के अनुसार वो अपनी मूल प्रवृत्तियों का उपयोग कर सके। उत्तम वातावरण उपलब्ध होना चाहिए, यानी उचित वातावरण होना चाहिए, और उपरोक्त सभी। यानी अधिगम को जो क्रिया है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए सभी जो चीज़ें हैं ये सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ये उत्तम वातावरण भी चाहिए, मूल प्रवृत्तियों का शोधन भी चाहिए, और सुदृढ़ अभिप्रेरणा भी होनी चाहिए, तभी बालक का जो अधिगम है वो प्रभावशाली हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा का अभाव व भाषा का अप्रभावी होना किस पर प्रभाव डालता है, यानी बालकों में प्रेरणा का अभाव हो और भाषा उसकी अप्रभावी हो, यानी प्रभावित करने वाली नहीं हो, तो यह किस पर को प्रभाव डालेगा? अधिगम पर, पुस्तकालय पर, अध्ययन पर, सामाजिकता पर। तो बताइए, प्रेरणा का अभाव यानी सीखने की प्रेरणा नहीं हो बालक में, और भाषा अप्रभावी हो यानी उसकी भाषा स्पष्ट नहीं हो, प्रभावित करने वाली नहीं हो, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है सबसे अधिक? देखिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ए, यही अधिगम है जो सीखना है उस पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम को प्रभावशाली बनाने का दायित्व है, यह अधिगम को प्रभावी बनाने का दायित्व किसका होता है? माता पिता का होता है, शिक्षक का होता है, विद्यालय का होता है, सरकार का होता है। यही बालक को सीखना या अधिगम है वो प्रभावी बनाया जा सकता है, किसके द्वारा बनाया जा सकता है मेरे प्यारे साथियों? बालक अपना जो समय पढ़ने के लिए कहाँ पर गुजारता है? विद्यालय में गुजारता है, लेकिन उसको जो प्रभावी बनाने का कार्य होता है वो किसका होता है मेरे प्यारे साथियों? वो होता है शिक्षक का। किसका होता है? शिक्षक। तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा, शिक्षक बालक के अधिगम को प्रभावी बनाने का कार्य करता है। तो ये दायित्व किसका होता है? शिक्षक का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक में मानसिक थकान के लक्षण है, यानी बालक मानसिक रूप से थकान महसूस करेगा जब मस्तिष्क में भारीपन होगा, स्वभाव में बेचैनी होगी, कार्य में उत्साह नहीं होगा, यानी कार्य करने में बालक उत्साहित नहीं होगा, उपरोक्त सभी। तो मानसिक थकान के लक्षण बताने तो आपको पता चला होगा यहाँ पर मेरे प्यारे साथी, मस्तिष्क में भारीपन हो यानी मस्तिष्क में दर्द महसूस हो, स्वभाव बेचैन हो, कार्य में उत्साह नहीं हो, तो ये सभी क्या है? बालक के मानसिक थकान के लक्षण है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? डी होने वाला है। कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया ने बालक के अवदान को विभाजित किया, यानी भाटिया जो भारत के मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बालकों का जो अवदान है यानी ध्यान केंद्रित करने की जो विधि है
तो उसको कितने भागों में विभाजित किया था? ज्ञानात्मक रूप में, भावात्मक रूप में, क्रियात्मक रूप में, उपरोक्त सभी। तो भाटिया ने बालक का जो अवदान है उसको कितने भागों में बांटा था मेरे प्यारे साथियों? 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा था। तो यहाँ पर देखिए, ज्ञानात्मक रूप में बालक का अवदान होता है, यानी ज्ञानात्मक रूप में सीखने के लिए भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। भावात्मक रूप में भी बालक को अवदान में विभाजित किया जाता है और क्रियात्मक रूप से भी अवदान में विभाजित किया है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो भाटिया ने तीनों प्रकार बताए अवदान के बालक के, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक में अवदान को केंद्रित करने की दशाएं हैं। बालक का जो अवदान है, ध्यान है, उसको केंद्रित करने में कौन कौन सी दशाओं का योगदान होता है? गति, अवधि, तीव्रता, उपरोक्त सभी। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं जल्दी से जल्दी। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बालक में अवदान को केंद्रित करने की दशाएं होती हैं। गति भी होती है, यानी बालक का जो ध्यान है उसको गति पर भी निर्भर करता है, उसकी समय या अवधि पर भी निर्भर करता है, और तीव्रता यानी कितने समय तक बालक ध्यान लगा सकता है और कितनी गति से लगा सकता है, और तीव्रता यानी उसके जो अवधान ध्यान केंद्रित करने की तीव्रता कितनी है, यानी कितनी जल्दी वो किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। उपरोक्त सभी, देखिए ये सभी जो बातें हैं यहाँ पर बालक के अवदान को केंद्रित करने की दशाओं के अंतर्गत आती हैं। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवदान होता है यदि बालक की दृष्टि में क्या हो? विषमता हो, नवीनता हो, परिवर्तन हो, उपरोक्त सभी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अवदान कब होगा? जब बालक की दृष्टि में क्या होनी चाहिए? विषमता भी होनी चाहिए, नवीनता भी होनी चाहिए और परिवर्तन भी होना चाहिए, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये सभी बालक का जो अवदान है, ध्यान केंद्रित करने की स्थिति है, वो बालक की दृष्टि में विषमता भी होनी चाहिए, नवीनता भी होनी चाहिए और परिवर्तन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण के समय ध्यान रखना चाहिए शांत वातावरण का, सहायक सामग्री के प्रयोग का, शिक्षण विधियों का, उपरोक्त सभी। यानी शिक्षण करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ये देखना है। देखिए शांत वातावरण होना चाहिए, ये भी सही है। सहायक सामग्री का उचित प्रयोग भी होना चाहिए, ये भी सही है। शिक्षण विधियों का उचित प्रयोग होना चाहिए, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर होने वाला है। तो देखिए इसका आंसर हो गया डी। कौन सा हो गया? डी, उपरोक्त सभी। यानी शिक्षण को के समय ध्यान रखने में ये सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कागज पर लिखे हुए प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में किस विधि में देना पड़ता है? यानी जो कागज पर प्रश्न लिखे जाते हैं, पेपर पर प्रश्न लिखे होते हैं, उनमें हाँ या नहीं में जवाब देना कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? क्रिया परीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, प्रक्षेपण विधि। तो देखिए प्रश्न किस विधि में दिए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों? प्रश्नावली विधि में। कौन सी में दिखते हैं? प्रश्नावली विधि में। प्रश्नावली जो विधि है उसमें प्रश्न होते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। तो हाँ नहीं में आंसर प्रश्नावली विधि के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यह जो मानव का विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, भोजन, उपरोक्त सभी। यानी मानव या व्यक्ति का जो विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम भी शामिल होता है, यही व्यक्ति के जो पूर्वजों के जो गुण हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, जैसा वातावरण मिलता है बालक को उसी प्रकार बालक का मानसिक विकास होता है। और भोजन का भी बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह उचित होकर उसको पोषण नहीं मिलेगा तो मानव का या बालक का विकास उचित रूप से प्रभावित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? डी, उपरोक्त सभी। यानी मानव के विकास को प्रभावित करने में इन सभी कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, वंशानुक्रम, वातावरण और भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। यानी बालक का जो व्यक्तित्व है उस पर किस चीज़ों का प्रभाव पड़ता है ये तत्व बताने। सामाजिक कार्यों का भी, वंशक्रम का, उदात्त भाव का, उपरोक्त सभी का। ये सामाजिक कार्य यानी बालक जिस समाज में रहता है उसका तो प्रभाव बालक पर पड़ता ही पड़ता है, व्यक्तित्व पर। वंशक्रम का भी प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ेगा।
उदात्त भाव यानी उसका जो स्वभाव है उसका भी प्रभाव बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो और उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर होने वाला है मेरे प्यारे साथियों, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। यह कथन किसका है, ये बताना है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान है और उसकी विशेषताओं का कुल योग होता है, उसका उल्लेख करता है। ये किसने कहा था? ड्रेवन ने, विगवा हंट ने, वाटसन ने, जेम्स ने। तो ये किसने कहा था मेरे प्यारे साथियों? ये कथन किसका है? विग और हंट का है। किसका है? विग और हंट ने कहा था। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है, यह कथन है। यहाँ पर ये व्यक्तिगत गलत है, ये व्यक्ति होगा। क्या हो जाएगा? व्यक्ति निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है, व्यक्ति का जो विकास है निरंतर होता रहता है। ये किसने कहा था? गैरिसन ने, भाटिया ने, स्किनर ने, मन ने। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास निरंतर होता रहता है। ये कथन किसका है मेरे प्यारे साथियों? तो ये कथन है गैरिसन का। किसने कहा था? ये गैरिसन ने कहा था व्यक्ति निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है। व्यक्ति का निरंतर निर्माण होता रहता है, लगातार निर्माण होता रहता है या लगातार विकास होता रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य बालकों की अपेक्षा अन्य श्रेष्ठ क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ बालक को कहते हैं। इन सामान्य बालकों की अपेक्षा है, सामान्य बालकों से अधिक अन्य सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ बालक को क्या कहेंगे? समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक या मंदबुद्धि बालक। सामान्य बालकों की अपेक्षा यानी तुलना में अन्य सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ हो तो वो बालक कौन सा कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों? प्रतिभाशाली। कैसा बालक कहलाएगा? प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। इसकी बुद्धि लब्धि ट्रेमन और बिने के अनुसार लगभग 120 से 140 के मध्य या इससे अधिक होनी चाहिए, तो वो बालक कैसा कहलाएगा? प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। प्रतिभाशाली बालक का वैशिष्ट्य है, यानी प्रतिभाशाली की जो बालक है उसकी क्या विशेषता है? शब्द भंडार, मानसिक क्षमता, अंतर्दृष्टि, उपरोक्त सभी। देखिए, प्रतिभाशाली बालक में शब्द भंडार भी अधिक पाया जाता है, उसकी मानसिक क्षमता भी तीव्र होती है और उसकी सोचने की जो क्षमता है, अंतर्दृष्टि है, वो भी बहुत तीव्र होती है। तो ये सभी विशेषताएं प्रतिभाशाली बालक के पाई जाती हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य कोष की साझेदारी का अनुपात क्या है? यही केंद्र और राज्य के मध्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 लागू हुआ था, ये कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो अनुपात रखा गया वो कितना था? 45-55, 55-45, 50-50, 25-75। तो देखिए, केंद्र और राज्य के मध्य जो अनुपात रखा गया था तो उसका वो कितना था? बी आंसर हो जाएगा इसका 55-45, यानी 55% अनुपात उसका किसका होगा? राज्य केंद्र सरकार का, और 45% राज्य सरकार का उस पर व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए अध्यापक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये बताना है। गुरु जैसा व्यवहार, भाई जैसा व्यवहार, माता पिता जैसा व्यवहार, मित्र जैसा व्यवहार। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए अध्यापक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? मित्रवत। तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की रुचियों को दृष्टिगत रखते हुए उनके तुष्टिकरण के लिए किया जाना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक हैं, उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके तुष्टि के लिए यानी उनकी संतुष्टि के लिए क्या होना चाहिए? पाठ्य सहगामी क्रियाएं होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, गृह कार्य होना चाहिए, वाचन होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों?
यानी प्रतिभाशाली बालकों की रुचियों को दृष्टि में रखते हुए उनकी तुष्टि के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए क्या होनी चाहिए विद्यालय में? पाठ्य सहगामी क्रियाएं अधिक होनी चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।